यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर यूनिट 8। हम कल बात कर रहे थे कुछ कि ई यंत्र के बारे में, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये इनिशिएटिव है इंजीनियरिंग बच्चों के लिए। एंड MHRD initiated under NMEICT program named E-Yantra is implemented to incorporate robotics into engineering education। रोबोटिक्स इत्यादि का इंजीनियरिंग एजुकेशन में या इंजीनियरिंग संबंध से जितने भी चीजें जिस तरह की चीजें होनी चाहिए यह हो सकता है। इसके लिए उन्होंने ई यंत्र बनाए थे, ताकि कई चीजें आप देखते भी होंगे कि जब कोई पायलट को हम ट्रेनिंग देते हैं तो पहले उसको रियल प्लेन पे नहीं चढ़ा बैठाते, उसको कई तरह के वीडियो गेम या एनिमेशन से समझाते हैं। ऐसे बहुत सी चीजें ऐसी होती है जिसको हम पहले एनिमेटेड तरीके से हम समझाते हैं। अब तो ऐसे ऐसे एनिमेशन के जरिए हम दिखा सकते हैं कि अगर किसी इंसान को हम ऑपरेट करते हैं तो बॉडी में कौन कौन से बॉडी पार्ट्स या कहाँ पे लीवर है, कहाँ पे हार्ट है, कहाँ पर किडनी है, इन सब चीजों को हम एनिमेटेड के जरिए भी हम दिखा सकते हैं। तो एनिमेशन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही है। और इसके जरिए अलग अलग तरह से, क्योंकि अलग अलग जैसे अगर आपको इंजीनियरिंग के बच्चे को बताने होंगे तो उसके कुछ अलग पर्सपेक्टिव होंगे, मेडिकल के लिए कुछ अलग होंगे, किसी और चीज के लिए अलग होंगे, तो सबके लिए अलग अलग बनाया गया है इसको। ये तो हम कल बात कर चुके थे। फिर कैंपस कनेक्टिविटी के बारे में बात करे थे हमने। ई कल्प, ई कल्प में क्या होती है इसमें ये क्रिएटिंग डिजिटल लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर डिजाइन इन इंडिया। इन सब का नाम को हम बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि शॉर्ट फॉर्म के साथ साथ वो इन्हीं में से किसी का एक फीचर दे देंगे और पूछेंगे कि ये बताइए ये किसके अंतर्गत है। ये यंत्र के अंतर्गत है, कैंपस कनेक्टिविटी के अंतर्गत है, इसको बोलेंगे या ई कल्प बोलेंगे। अगर हमने यही लाइन उठा के दे दिए, फॉर क्रिएटिंग डिजिटल लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर डिजाइनिंग इंडिया, ये किसके लिए है? ऑप्शन दे दिया, मान लो एक दे दिया ई यंत्र, एक दे दिया ई कल्प, फिर एक दे दिया ई विद्वान, और फिर दे दिया कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन सब का मीनिंग वर्ड के आपका लाइन डेफिनेशन के साथ, नाम के साथ याद रखना जरूरी होगा। उसी तरह से आगे बात की गई कि कल्प के लिए हमने बात किया था। फिर आपका आता है, ये भी हम कल बात कर चुके थे, द फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन। इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा और इसका शॉर्ट फॉर्म भी इसको याद रखेंगे। ऑप्शन क्वेश्चन दोनों तरह से पूछ सकते हैं। और मैंने बताया था आपको कि इन सब का संबंध आपका दूसरे यूनिट के साथ भी है। जैसे मान लो ये यंत्र क्या है, ये एक एजुकेशन से संबंधित है। तो जो हायर एजुकेशन का जो यूनिट है आपका, उसमें भी ये चीज आ जाएगी। उसके साथ भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ई कल्प, ई यंत्र, ये सारे क्या एजुकेशन से संबंधित है ना। या आपका स्वयं प्रभा किसमें है आपका, हम पूछे जाएंगे उसमें कि 32 एजुकेशनल डीटीएच चैनल किसके साथ संबंधित है, स्वयं के साथ, या एनडीएल के साथ, या एनएडी के साथ, या स्वयं प्रभा के साथ। तो ये आपको जानने होंगे कि ये स्वयं प्रभा के साथ होती है, जिसमें 32 क्या होती है एजुकेशनल या शैक्षिक चैनल आपका उसमें एसोसिएटेड होती है। फिर आती है ई विद्वान। देख रहे हो आप, ये क्वेश्चन इस ऐसे से क्वेश्चन होंगे कहाँ पे आ सकते हैं, वो इस पे तो आ ही सकते हैं यूनिट 8 के अंतर्गत, लेकिन यूनिट 10 और दूसरे यूनिट के साथ भी आ सकता है। ये आपका एजुकेशन, आपका जो पहला यूनिट है, फर्स्ट यूनिट जो है, उसके साथ भी जुड़ता है, और हायर एजुकेशन एजुकेशन के साथ भी जुड़ता है, और खुद तो खैर है। तो इसलिए आप इसको अच्छे से ख्याल रखना। ई विद्वान, अब देखो ईमेल के साथ साथ ई विद्वान भी आ गया है। सर कलेक्ट, हाँ जी बताएं। सर सर ई शोध सिंधु में कल लॉगिन किया तो वो लॉगिन नहीं होता सर, अब वो तो कुछ उसमें खुला टेक्निकल ही नहीं। चीजें, तो आप एक काम करना, आप लैपटॉप से मोबाइल से अगर कर रहे हो तो कभी कभी आप इसको लैपटॉप से करना हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो फिर तो सर उससे। आईडी मांगता है और पासवर्ड मांगता है। हाँ, आपका आईडी पासवर्ड तो होगा उसमें, लेकिन अलग उसमें से तब भी अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर देखना होगा कि क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ऐसे हो जाता है।
आईडी पासवर्ड अलग से बनवाना पड़ेगा सर? क्या है इसका प्रोसीजर, क्या है? आप एक काम करना, जब आप करने जाओगे आप मुझसे कांटेक्ट करना, मैं आपको उसमें स्क्रीन शेयरिंग करके दिखा दूंगा करके कैसा होती है। जी सर, आज थैंक नहीं, यू। क्लास के बाद किसी दिन में आप मुझे मैसेज जी सर। करना, तो मैं आपको स्क्रीन शेयरिंग करके पूरा दिखा दूंगा कैसे होता है ये। सर तो ई विद्वान ये क्या करते हैं, कलेक्ट एंड प्रोवाइड्स एकेडमिक एंड रिसर्च प्रोफाइल ऑफ साइंटिस्ट। विद्वान की बात हो रही है तो आपका कहाँ तक जाएगा, वो हाई लेवल तक जाएगा। तो साइंटिस्ट, फैकल्टी एंड रिसर्च साइंटिस्ट वर्किंग एंड लीडिंग एकेडमिक ऑफ academic and R&D organization, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया एंड अब्रॉड। तो ये सारे आप इसको पूरा एकदम याद कर लो, रट लेना, क्योंकि जब हम पास्ट ईयर क्वेश्चंस करेंगे तो इनसे ही क्वेश्चंस बनेंगे। इतने क्वेश्चन बन सकते हैं कि आपको अगर ये सब डेफिनेशन अच्छे से याद रहेगा तभी आप अच्छे से कर पाओगे। तो ये विद्वान में क्या क्या आता है, कलेक्ट एंड प्रोवाइड्स एकेडमिक एंड रिसर्च प्रोफाइल ऑफ साइंटिस्ट, faculty and research scientists working in leading and academic and R&D organization in India and abroad। कितने फायदे की बात है बताओ। अगर आपको किसी आपका स्पेसिफिक फील्ड में किसी विद्वान के या जो आपके काफी जो स्कॉलर्स ने क्या क्या काम किया, या कोई रिसर्च साइंटिस्ट ने क्या क्या काम किया, या क्या क्या उनको डिटेल अगर जानना होगा तो ऐसे आप जान पाओगे, ऐसा मुश्किल जानना मुश्किल होगा। लेकिन अगर आपको पता है ये विद्वान के बारे में तो या वहाँ पे अगर आप एक्सेस कर सकते देख सकते हो, तो आपके अगर आप हायर एजुकेशन में कुछ काम कर रहे हो तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। सेंट्रल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर याद रखना। और इन सबको मैं तो बोलूंगा कि आपको इंग्लिश में याद रखो, बहुत बड़ी इंग्लिश नहीं है, ये छोटे छोटे इंग्लिश है। इसको आप कर सकते हो। एक बात मैं और बोल देता हूँ, मैं ये कोशिश करता हूँ कि इसमें दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों को, ताकि दोनों तरह के लोगों को मतलब कंफर्टेबल हो जाए। जैसे अगर कोई कुछ लोग बोलते हैं कि हिंदी में करने के लिए अगर मैं खाली हिंदी में कर दूंगा तो सेम चीज इंग्लिश वाले बोलेंगे कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम दोनों चीज को तो एक साथ नहीं कर सकते। और ये बहुत फैक्ट की बात है कि जैसे ईशोद सिंधु, या जिस टाइम हम जो बातें कर रहे हैं इंग्लिश का, सब लोग फैमिलियर है ही ऑलरेडी। लेकिन इसी को अगर हिंदी में बोल देंगे तो इंग्लिश वाले फैमिलियर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो कभी इसको मतलब जाने ही नहीं है। लेकिन इसके ज्यादातर वर्ड जो है, जो हिंदी मीडियम के बच्चे भी जो है वो भी ऐसे ही आपका इस्तेमाल या सुनते हैं या पढ़ते हैं। जैसे मतलब सेंट्रल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो समझ में आ रही है। लेकिन अगर हिंदी करेंगे तो हिंदी कुछ ऐसा बन सकता है जिसमें जो इंग्लिश मीडियम के लोग हैं उसके लिए एकदम नहीं हो। और सारे हिंदी के शुद्ध वो जो शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं, वो अगर आप एग्जाम में जाओगे तो जरूरी नहीं कि आपको वही शब्द मिले, हो सकता है चेंज हो जाए, सिनोनिम्स का इस्तेमाल कर ले। और उन्होंने ऑलरेडी मेंशन करके रखे हैं कि ऐसे अगर कोई कभी कभी विवाद होता है तो उसका जो इंग्लिश टर्म होगा वही मान्य होगा। इसलिए आप लोग उसमें एक कोशिश करो कि जो टेक्निकल वर्ड है वो आपका इंग्लिश में पता रहे आपको, कि अगर आपको कोई सिनोनिम्स अगर ऐसा आ जाए जो आपको पता नहीं है, तो आप अगर इंग्लिश को देख लोगे तो आपको पता चल जाए, क्योंकि वो खुद एकदम डिक्लेयर करके रखे कि अगर मैंने खुद पढ़ा उनके वेबसाइट पे, अगर कभी ऐसा कोई मतलब कॉन्फ्लिक्ट होती है तो जो इसका इंग्लिश जो वर्जन होगा उसी को मान्य करेंगे। तो आप लोग इंग्लिश का जो टर्म है उससे आप फैमिलियर रहना। सेंट्रल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर of the IIT Delhi cloud is hosting e-content and video content of e-आचार्य। आचार्य तो जानते ही आप लोग, जो हम लोग जो हायर एजुकेशन में जो हम डिग्री प्राप्त करते हैं वो आचार्य की होती है, जो हायर एजुकेशन में जो होती है। जैसे जो मास्टर डिग्री होती है जिसको हम लोग बोलते हैं वो हिंदी में कहते हैं, उसको आचार्य कहते हैं। जैसे योगाचार्य, तो योगा के आचार्य है, आचार्य मतलब वो मास्टर डिग्री होल्डर है। ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क, शॉर्ट फॉर्म है, लॉन्ग फॉर्म दोस्तों को फुल फॉर्म दोनों याद रखना। कनेक्ट्स द इंडियन एकेडमिया कनेक्ट द इंडियन एकेडमिया विथ इंटरनेशनल टैलेंट pool of scientists and entrepreneurs by
inviting them to teach and participate in research in Indian, आपका जो जितने भी आपका जो प्लेटफॉर्म है उसमें पूरा करने के लिए। तो क्या नाम है इसका? ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क, GIAN। तो आप जान लिए कि क्यों, आप देख रहे हो कि क्यों ऐसा यूनिट को रखा गया है। इतने सारी जानकारी आप लोगों को पता चल जाए, और जब आप लोग चाहे शोध के लिए जाओ या टीचिंग के लिए जाओ, जिस भी काम के लिए जाओ, PhD के लिए जाओ या आप लोग असिस्टेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनो, इन सब चीजों से आपको अपडेट होना चाहिए कि एजुकेशन से संबंधित IT, आपका जो मतलब IT इंडस्ट्री में या आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कैसे कैसे हमारे पास नए नए चीजें हैं। तो इसका आप डेफिनेशन और उसके अंदर क्या है और इसका शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म सारा आप याद रखोगे। स्कीम फॉर एकेडमिक रिसर्च एंड प्रमोशन बाय कोलैबोरेशन, इसको कहते हैं SPARC, स्पार्क। ये सारे जो डिटेल में है, अगर आप इसको हिंदी में पढ़ना चाहो तो आप लोग वो बुक देख लो, उस पर भी मिलेगा आपको हिंदी में। KVS मदान की हिंदी वर्जन आती है, तो उसमें भी आपको हिंदी में मिल जाएगा। और जो लोग इंग्लिश में कर रहे हैं वो भी अगर मदान जी की बुक का अगर फॉलो करेंगे, अगर नया बुक खरीदते हो तो आपका वो ले लो, मतलब नया एडिशन लेना। और अगर PDF से आपको कहीं अवेलेबल मिलती है या कुछ ऐसा होता है तो उसके हिसाब से देख लेना। और अगर नया खरीदते हो तो ओल्ड मत खरीदना, क्योंकि ऐसे बहुत सी चीज है जो नई नई ऐड हो रही है। तो आप लोग उसको उससे कर सकते हैं, हिंदी में भी अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश इंग्लिश में भी अवेलेबल है मार्केट में। तो ये आपका स्कीम फॉर द एकेडमिक रिसर्च एंड प्रमोशन बाय द कोलैबोरेशन, SPARC, facilitates academic and research collaboration between Indian academia and best institution in the world। तो क्या करते हैं वो? आपको आपको फैसिलिटेट करते हैं वो रिसर्च और उसके कोलेबोरेशन के साथ, किसके साथ? इंडिया के साथ, और जो बेस्ट इंस्टीट्यूशन है पूरी दुनिया में उनके साथ आपको कनेक्शन से मतलब पूरा हमें 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 प्राप्त होता है। फिर आपका आता है डिजिटल, इसमें बारे में अगर डिटेल और जानना है तो आप जो बुक बताया उसमें थोड़ा सा और डिटेल होंगे। मेरे पास हिंदी इंग्लिश दोनों बुक है उनके, मैंने देखा है कई कई जगह पे हिंदी इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा अंतर है, और मेरे पास नए एडिशन के दोनों मैंने रखा है। और उसमें देखा मैंने कि थोड़ा थोड़ा अंतर है कहीं कहीं पे, और आपको जानकारी मोटा मोटी अच्छी मिल जाएगी अगर उसको रेट करोगे तो। सर उस बुक का नाम क्या है? KVS मदान की बुक है। अच्छा सर। KVS मदान जी का दोनों आती है, हिंदी में भी आती है इंग्लिश में भी आती है। तो मैंने देखा मेरे पास दोनों सर वर्जन है, इंग्लिश इंग्लिश में भी है, इंग्लिश हिंदी में भी है। तो कुछ कुछ जगह सर पे टाइटल क्या है बुक का? KVS मदान, मैं ग्रुप पे भेज दूंगा। तो जी सर, टाइटल। ये फर्स्ट पेपर है, UGC नेट फर्स्ट पेपर। जी सर। तो इसमें आपको, आप अगर मार्केट जाते हो तो मार्केट जाके आप थोड़ा देर आप दोनों बुक का बिल्कुल स्टडी कर सकते हो, देखना मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में, जिसमें आपको अच्छा लगता है उसमें आप ले सकते हो। कई कई जगह पर मैंने देखा कि जो कंटेंट हिंदी वाले में है वो कंटेंट इंग्लिश वाले में थोड़ा सा कम या ज्यादा ऐसा कुछ है, और जो कंटेंट इंग्लिश वाले में है हिंदी वाले में थोड़ा सा कम ज्यादा है। जैसे रिसर्च के कुछ टेबल ऐसे थे, कुछ टेबल थे जो हिंदी वाले में थे, इंग्लिश वाले में नहीं थे। और कुछ चीजें ऐसी है जो इंग्लिश वाले में थे, हिंदी वाले में नहीं है। क्योंकि मेरे को दोनों चीज से काम करने पड़े तो मैंने दोनों ले लिया है। मतलब मेरे पास तो और भी बहुत से बुक्स है, लेकिन आप लोग अगर लेते हो तो ये आपको अच्छे से आपको मतलब मिल जाएगा, डिटेलिंग और मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर किसी के पास अगर और भी बुक हो सकते हैं, कई अच्छे अच्छे आपका मार्केट में बुक है, या आप इन सब जितने भी आप अभी जो हम हेडिंग जो हम लोग देके रखे हैं, जैसे डिजिटल इंडिया ई लर्निंग, इसको अगर अगर आप सर्च करोगे इनके ऊपर, अगर जैसे अगर आपने ई शोध सिंधु में जैसे आपने लॉगिन करने की कोशिश किया, लॉगिन कर हो जाएगा, लॉगिन कर लोगे तो उसके बारे में बहुत कुछ जान पाओगे। तो वो सब आपको धीरे 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 करेगा, आपको आगे आपके नॉलेज को और बढ़ाएगा। फिर आप काफी कुछ आप उससे समझ पाओगे। जो मैं बता रहा था आपको, फ्री में आप पढ़ाई कर सकते हो, वहां पे आप डिग्री भी पा सकते हो थोड़ी सी फीस दे करके, बहुत अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी या इंटरनेशनल प्रोफेसर के आप लेक्चर सुन सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो अगर करना चाहोगे तो।
फिर आता है आपका डिजिटल इंडिया ई लर्निंग, जिसके बारे में हम लोग अभी देख भी रहे हैं कि डिजिटल इंडिया को भी बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वर्चुअल क्लासरूम इनिशिएटिव इज टू एनेबल millions of youth outside the university campus to access the best quality teachers and teaching courses in an easy paced manner without having to pay a large admission or tuition fees or even quality through JEE और अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। आप समझ गए होंगे मेन ऑब्जेक्टिव जो है इस वर्चुअल क्लासरूम का, इसको इनिशिएटिव करने के लिए कि मिलियंस ऑफ बच्चे, लाखों लाखों बच्चे जो है, जो इस यूनिवर्सिटी में ऐसे तो दाखिला नहीं ले पाते उसके कैंपस में उस, लेकिन इसके जरिए बेस्ट क्वालिटी टीचर्स, उनके टीचिंग मतलब जैसे कि सारी चीजें, कोर्सेस, और बहुत भी मतलब ऑलमोस्ट इतना बड़े बड़े ट्यूशन फी या आपका दूसरे जो दूसरे तरह के जो फीस होते हैं, ये सारे फी बिना पे किए आप एक बहुत अच्छे क्वालिटी टीचिंग के चीजें पा सकते हो। जैसे आप जेई के एंट्रेंस एग्जाम के चीजों को भी पा सकते हो इसके ज्यादा मतलब इसका डिजिटल डिजिटल ई लर्निंग का ये मकसद था। मूक आपका जो है, मूक आपका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, मैसिव आपका ऑनलाइन कोर्सेस है ये। MOOC will allow limited interaction with the faculty, take examination, and even earn certificate that they help in the getting employment। मैं आपको बात बोल रहा था, मैसिव आपका मैसिव कोर्सेज में होती है आपको, फिर ऑनलाइन कोर्सेज में होती है मूक में, कि इसके जरिए आप पढ़ाई तो कर ही सकते हो, लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि आपके पास सर्टिफिकेट भी हो चाहे किसी भी तरह की पढ़ाई का हो, तो मूक में जो भी आपका अवेलेबल कोर्सेस है, इसके लिए एक थोड़ी सी फीस दे करके फिर आप उसके एग्जाम दोगे। उस एग्जाम में अगर आप अच्छे निकल जाते हो तो फिर आपका सर्टिफिकेट भी मिलती है, और फिर आपका एम्प्लॉयमेंट आपका पाने के लिए आपका हेल्प करता है वो। अगर आप मतलब उससे अगर आप अपना अर्निंग करना चाहते हो, खाली ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप तो पूरा पढ़ ही सकते हो, उससे तो कुछ नहीं है, वो पूरा फ्री होता है। सर्टिफिकेट के लिए थोड़े से आपको देना पड़ता है, आप फिर आप उसको पा सकते हैं अगर चाहो तो, किसी भी चीज पे आप इससे जाके सर देख सकते हैं। ये मूक्स, ये फुल फॉर्म इसकी क्या है मूक की? मैं पूरा बोल देता हूँ, मैसिव मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स होती है आपके, इसमें आपको मैंने जो पहले जो मैंने शॉर्ट फॉर्म भेज के रखा था ना, उसमें सब जी कुछ दिया हुआ था। तो आप उसको अच्छे से याद कर लो, और एग्जाम में आता भी है कि मैसिव मतलब बहुत बड़ी मात्रा में आपका सबके लिए, लाखों करोड़ों लोग उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सब उसको कर सकते हैं, कुछ इसमें दिक्कत नहीं है। ये मतलब डिजिटल इंडिया में ही आता है हाँ सर? जी, हाँ जी, डिजिटल इंडिया में मूक्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और मूक्स से तो क्वेश्चन आपका आना ही आना है, ऑलमोस्ट श्योर होता है कि एक क्वेश्चन किसी घुमा फिरा के किसी न किसी रूप में आएगा ही। अभी तो मैं आपको सर अच्छे से इसमें हाँ जी इसमें बता। जैसे लिखा है विल अलाउ लिमिटेड इंटरेक्शन विद फैकल्टी, और ऊपर लिखा है कि बेस्ट क्वालिटी टीचर्स देते हैं, तो दोनों थोड़ा सा अलग नहीं अलग नहीं चीजें नहीं, नहीं है? वो लिमिटेड इंटरेक्शन विथ फैकल्टी टेक एग्जामिनेशन, वहां पे क्या करेगा, मूक विल अलाउ लिमिटेड इंटरेक्शन विद फैकल्टी, फैकल्टी के साथ डिस्कस कर सकते हो, लेकिन लाखों करोड़ों लोग अगर जाएंगे तो सबके साथ तो नहीं हो सकता ना। लेकिन अगर आप वीडियोस देखोगे तो ऐसे बनाई गई है कि ऑलमोस्ट आपको समझ आ ही जाएगा। लेकिन तब भी जो है, अगर आपको जरूरत पड़ा तो आप उनके साथ आप इस मतलब एक प्रोसेस है, उसको फॉलो करने के बाद आप कर सकते हो जिनको जरूरत है। फिर वो आप उसमें और भी कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं कि आप अब तो शायद ऐसा भी होने होने वाला शायद शायद है, कई तरह के ऐसे फीचर्स आएंगे इसमें, जो अच्छे जानने वाले जो लोग हैं वो आपस में अगर चाहें कि उन किसी को पता है, किसी को अगर ऐसा लगता है कि हमारे पास इस तरह के कोई टैलेंट है, इस तरह की कुछ हमें जानकारी है, हम लोगों को हम शेयर कर सकते हैं, तो वो भी अपने मतलब योगदान देने की गवर्नमेंट ऐसा भी सोच रही है कि ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म निकालने के लिए। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनके पास नॉलेज तो बहुत होता है, लेकिन वो सही जगह पे उसको मतलब सही जगह नहीं मिल पाता, तो उन सब चीजों के लिए भी बन रही है। अभी बहुत सारे अपडेट नई नई आ रही है, आप लोग इसके जैसे इसके साथ अगर जुड़ जाओगे तो मतलब काफी फायदा ही होगा। सारा अपडेट तो मेरे पास भी जी नहीं है, लेकिन अपडेट काफी नए नए चीजें काफी जुड़ती जा रही है इसमें। जी सर। इम्प्रिंट इम्प्रिंट जैसे अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है,
तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का पूरा पूरा अपडेट मेरे पास भी या किसी के पास भी नहीं है इस समय कि पूरा पूरा कितना होगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आता जाएगा हमारे सामने, वो बहुत क्रीम लेवल पे बन के ही आएगा। अभी जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जितने हमें फीचर हमें मिली है, जानकारी मिली है, वो बहुत ही अच्छा है कि अगर आप साइंस कॉमर्स आर्ट्स का जो आपका बाउंडेशन है वो खत्म हो जाएगी। आप दूसरे कोई किसी भी सब्जेक्ट से आप पढ़ाई करे हो, आप उससे ऑप्शन भी आपके लिए खुला रहेगा। काफी कुछ नए नए चीजें हैं उनका जो बनाया है। पहले जैसे आपका, अगर आपने 3 साल अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो भी आपको डिग्री मिलती थी। अब अगर आपको 1 साल करके आप छोड़ दोगे तो भी आपको एक डिग्री एक आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। फिर अगर आप 2 साल करके छोड़ते हो तो शायद डिप्लोमा मिलेगा, और 3 साल पूरा कर लेते हो तो आपको डिग्री मिलेगा। आपको मतलब पढ़ाई लॉस नहीं होगा जो आप अगर आप बीच में छोड़ते हो तो। यहाँ तक कि बीच में अगर आप किसी वजह से छोड़ देते हो तो बाद में अगर आपका इसका क्या आप वहां से पूरा कर सकते हो जहाँ से आपने छोड़ा था। जैसे मान लो किसी का जॉब लग गया, या किसी को अगर कोई किसी को प्रेगनेंसी आ गया, या ऐसे कुछ अगर कुछ दिक्कत आ गई कि वो नहीं कर सकते उस समय, तो वो उसको गैप लेकर के बाद में भी कर सकते हैं। इसमें बहुत से फीचर्स आ गए, और भी नई नई चीजें आ रही है जिसके अपडेट हमें लेने होंगे। तो आप इसको इन सब चीजों से जुड़ जाओगे तो काफी कुछ आपको फायदा होगा। इम्प्रिंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू प्रमोट द फुल फॉर्म। अब मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा सारा का, क्योंकि फुल फॉर्म बताने से हमें बहुत मतलब उसमें सारा चीज डिस्कशन आगे निकल जाती है। मैंने आपको भेज के रखा है सारा एक साथ ग्रुप में, उसको आप एक बार रिव्यू करोगे सब में पता चल जाएगा। उसका आपको याद भी आपको करके रखना है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू प्रमोट द कल्चर ऑफ द इनोवेशन ऑफ इंडिया, particularly in technology institution like IITs, NIITs and all other जितने भी आपके इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट का है, recently formulated a new and unique scheme called Impacting Research, Innovation and Technology। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? IM प्रिंट। अब ये क्या है? इम्पैक्टिंग। इम्पैक्टिंग में क्या आ गया? IMP आ गया एक साथ पूरा। अगर आप इसे याद नहीं करोगे आपको लगेगा कि आई से कुछ और है, एम से कुछ और है, पी से कुछ और है। इम्पैक्टिंग रिसर्च, फिर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, तो इम्प्रिंट हो गया। primarily with the goal of translation of knowledge from the research into viable technology, product और process। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको प्रमोट करने के लिए ये कल्चर आपका जो कल्चर ऑफ द इनोवेशन ऑफ इन इंडिया, जैसे टेक्नोलॉजी में हो गया, IITs हो गया, आपका NIITs हो गया, ये सब चीजों से दूसरे जितने भी आपका इंस्टीट्यूशन होते हैं उन्होंने जो भी उसका फॉर्मुलेट किए, और नया जो यूनिक स्कीम जो उन्होंने लॉन्च किए हैं रिसर्च और इनोवेशन में, इन सब चीजों को एक साथ ला करके ताकि लोगों तक नॉलेज पहुंचे, इसका इस्तेमाल किया गया। आप लोग इसको अच्छे से इसके बारे में और जानोगे। और ग्रुप में आप लोग इतने सारे लोग हो, अगर कोई कुछ सर्च करता है और कुछ अच्छा मिल जाता है, इन सब चीजों को शेयर करो तो क्या होगा? आपका भी नॉलेज बढ़ेगा, बाकी लोगों को भी पता चलेगा। अगर कुछ डालोगे तो हाँ, लेकिन जेन्युइन डालना कि वो ऐसे गूगल से उठा के मतलब ऐसे कॉपी पेस्ट मत कर देना। जब आपको पता ऐसा लग जाए कि हाँ जो है वो सही है, जैसे अगर आपने मूक में गए या मूक से आपको कुछ वीडियोस मिले या ऐसा कुछ मिला आपको, तो सब डाल के आप लोग एक दूसरे का हेल्प कर सकते हो। क्योंकि बहुत से नॉलेज पूरे ग्रुप के लोगों को अगर एक साथ कर दी जाए तो बहुत से नॉलेज नया नया निकल के आएंगे, तो आप लोग उसको शेयर कर सकते हो और सब चीजों पे बहुत सबको फायदा होगा। लेकिन खाली पढ़ाई के बारे में ऐसे ऐसे मतलब अननेसेसरी वो मत करना ताकि ग्रुप डिस्टर्ब ना हो जाए। फिर रहता है आपका साक्षात, a one-stop educational portal. The educational central portal developed by ई ज्ञान कोश, याद रखना किसके जरिए? ई ज्ञान कोश, ये मतलब इलेक्ट्रॉनिक ज्ञान कोश के जरिए, ऑफ इग्नू। इग्नू का किसका? ये ज्ञान कोश इग्नू का है। ऑफ इग्नू was launched by the by then President of Dr. APJ Abdul Kalam on 30 October 2006 to facilitate lifelong learning for students, teachers, and those in employment or in pursuit of knowledge free of cost to them। तो साक्षात के क्या था आपका? वन स्टॉप एजुकेशनल पोर्टल।
अब आप सोचो कि अगर आपको कुछ जानना और सीखने की जरूरत है तो आपको खुद ही नहीं पता, हम सबको खुद ही नहीं पता कि हमारे देश में इतने सारी चीजें हैं। हम तो खाली क्या नहीं है उसी पे खाली फोकस करते हैं, और क्या है इस पे अगर थोड़ा सा हम लोग फोकस कर ले कि गवर्नमेंट ने क्या क्या किया अभी तक, तो हमें बहुत कुछ करके रखे हैं जिसमें अगर हम उपयोग कर ले तो हमें बहुत कुछ मिल जाएगा बिना पैसा खर्च किए। तो एजुकेशनल कंटेंट इसमें पोर्टल में है। और इसके डेवलप आपका कैसे हुआ है? ई ज्ञान कोश ऑफ इग्नू, इसको याद रखना, ये अंडरलाइन कर लेना, एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन ही सकते हैं। was launched by the डॉक्टर किसके जरिए, उस समय के जो हमारे जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, किस समय किए थे? 30 अक्टूबर। ये सारा आपका क्वेश्चन का पार्ट है पूरा, किस मतलब क्वेश्चन का कंटेंट है। डेट पूछ सकते हैं कि इन्होंने लॉन्च किए थे, इसका नाम, इनका नाम पूछ सकते हैं, और किन्होंने बनाए थे, किस संस्था के द्वारा बनाया गया था, तो इग्नू के द्वारा बनाया गया था, क्या नाम था डेवलपमेंट, ई ज्ञान कोश से हुआ था। ये सारे कितने सारे क्वेश्चन से बन सकते हैं अगर आप अच्छे से पूरा उसको पढ़ के रखोगे, तभी जाके आपको वहां तक मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछ जाए आप बोल सकते हो। वरना क्या होता है, फर्स्ट पेपर आपको कठिन लगने लगता है कि पता नहीं कहाँ से क्या पूछ लिया। पूछते यहीं से है। टू फैसिलिटेट लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर, ये कितने समय के लिए? पूरा लाइफ लॉन्ग के लिए है, बिना पैसा खर्च किए। फॉर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, और कौन? टीचर्स, अध्यापक भी अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। एंड दोज इन एम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉयमेंट में है वो भी कर सकते हैं। और यह जो ज्ञान पिपासु है, आप जैसे लोगों को, जैसे समय समय मतलब कुछ जानने के लिए जो आप लोग हमेशा कोशिश करते रहते हो, जानने की इच्छा जिनके पास होती है हमेशा, तो ये इनको भी आप कर सकते हो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। अगर आप साइकोलॉजी या दूसरे चीजों को पढ़ोगे तो आप जानोगे कि एनर्जी लेवल होती है। एनर्जी लेवल 0 से लेके 1000 तक डिवाइड मतलब बनाया गया है, जिसको हमारे जो महामाननीय साइंटिस्ट हॉकिंस जी ने किए थे। तो उसमें नॉलेज पाने का जो एनर्जी लेवल होती है वो काफी ज्यादा होती है। वो इतनी एनर्जी लेवल होती है कि आपके बॉडी में, आपके मन में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी भर देता है अगर आप नॉलेज को पाते हो, अगर आपका क्लियर नॉलेज पाते हो तो। और इसलिए अगर ओल्ड एज में भी जो जाते हैं या जो घर पे होते हैं, उनके अपने इंटरेस्ट के फील्ड का नॉलेज अगर उनको मिलता जाएगा तो उनके मन में बहुत एक खुशियां, मतलब एक तरह के हार्मोन्स का सिक्रेशन होती है, जिसको उनके हैप्पीनेस मिलती रहती है। और हम सबको मिलती है अपने अपने इंटरेस्ट का नॉलेज। अगर मान लो अगर आपको इंटरेस्ट अगर है मान लो कि स्पेस में, और तो आप देखोगे नासा का या आपका हमारे जो इंडिया का इसरो के जितने भी चीजें हैं उसको हम लोग देखते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है, तो कुछ नई नई जानकारी मिलती है। तो अगर आप लगातार उसको फॉलो करते जाओगे तो हैप्पीनेस भी मिलती है, स्ट्रेस भी कम होता है, तनाव भी कम होती है, और तनाव के कारण जो बीमारी की उत्पत्ति होती है उसमें भी सुधार होने का एक हमें चांस मिलती है, जब हम अपनी रुचि की चीजों को हम जानते हैं। फिर आता है आपका अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स, ARIIA। आपने आप समझ ही गए होंगे कि कितनी हार्ड वर्क करनी है, इतने सारे शॉर्ट फॉर्म आपको याद रखनी है। क्योंकि अगर आपको आईसीटी के साथ अगर 8 से 10 क्वेश्चन जुड़े हुए हैं तो याद तो आपको करने पड़ेंगे, और बहुत अच्छी होती है 8 से 10 क्वेश्चन इनके साथ, क्योंकि आईसीटी के साथ आपका कई यूनिट का संबंध है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 10 और खुद आईसीटी, तो 10 में से 4 यूनिट का संबंध तो हो ही गया। तो सिस्टमेटिकली रैंक all major higher education institute and universities in India on indicators related to innovation and entrepreneurship development among students and faculties। तो ये आपका इसका फीचर है, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स, इसको शॉर्ट फॉर्म ARIIA। सिस्टमेटिकली रैंक देता है कि सारे मेजर आपका हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स को, यूनिवर्सिटी को इंडिया में, जो इंडिकेट करता है कि किस तरह से आपका इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करते हैं। इसके साथ ही जो स्टूडेंट्स होते हैं और उनके जो फैकल्टीज होते हैं, यानी जो गुरुजी होते हैं।
ओपन सोर्स कोर्सवेयर एनिमेशन रिपोजिटरी, ये आपका ऑस्कर, ये मत सोचना कि जो आपका ऑस्कर प्राइज मिलता है उसका नहीं। ओपन सोर्स कोर्सवेयर एनिमेशन रिपोजिटरी provides repositories of web-based interaction, animations, and simulation that refer to learning objects, LOs, मतलब learning objects. These learning objects span topics in science and engineering at the college level and math and science at the school level. तो अगर आप इसमें जाते हो तो ये क्या करता है, आपका कॉलेज लेवल और स्कूल लेवल के जो लर्निंग होते हैं, जो पढ़ाई होते हैं, उनके टॉपिक्स को या साइंस और इंजीनियरिंग के बच्चे को इन सब चीज़ों पे उनको बहुत मदद मिलती है करने के लिए। इसको ये ओपन सोर्स है, कोई भी कर सकता है, इसलिए इसको बोला गया ओपन सोर्स बोला गया। ओपन सोर्स कोर्सवेयर एनिमेशंस रिपोजिटरी, ये आप ऑस्कर के याद रखना। शोध गंगोत्री, जो लोग रिसर्च के लिए सोच रहे हैं उन लोगों के लिए सब बहुत ज्यादा काम कीजिए। अंडर इनिशिएटिव कॉल्ड शोध गंगोत्री रिसर्च, इसके लिए है रिसर्च स्कॉलर, रिसर्च या सुपरवाइजर इन यूनिवर्सिटीज आर रिक्वेस्टेड टू डिपॉजिट इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ अप्रूव्ड सिनॉप्सिस सबमिटेड। जो सिनॉप्सिस आपने लिया है और जो अप्रूव हो चुकी है आपको रिसर्च के लिए, वो सारा सबमिट करके शोध गंगोत्री में आपको मिल जाएंगे। सबमिटेड सिनॉप्सिस सबमिटेड बाय रिसर्च स्कॉलर्स टू द यूनिवर्सिटी फॉर रजिस्टरिंग देमसेल्व्स फॉर पीएचडी प्रोग्राम। जो भी कोई आप पीएचडी करने जाओगे तो आपको सब बनाने पड़ते हैं, और उसको जो आपको एक्सेप्टेड हो जाता है कि ठीक है आप इसको हम इसको मानते हैं कि आप इसको शोध कर सकते हो, तो उसको वो सारा चीजें उनको रखते हैं उसमें। तो ये आपका शोध गंगोत्री में, तो आप लोग इसको अंतर के याद रखने होंगे। शोध गंगोत्री, ई शोध सिंधु, इन सब पे क्या क्या अंतर है बहुत विस्तार से हमने बात किया है, तो आप इसको बार बार पढ़ोगे और रेस्पेक्टिव बुक से भी पढ़ोगे, और भी अपने आपके पास जरूर बुक होंगे। शोध गंगा जो लेते हैं वही है शोध गंगोत्री। शोध गंगोत्री में आपको जो कोई रिसर्चर को, अगर मान लो कि आप पीएचडी करना चाह रहे हो, तो आपको जो आप जिस टॉपिक पे करना चाह रहे हो तो उसका आप प्रपोजल बनाने पड़ते हैं ना। शोध प्रपोजल सबसे पहले हमने बात किया था ना, जब हमने क्लास किया था, कि आप एक समस्या का चयन करते हो, उसके बाद आप डिसाइड करते हो बहुत से सर हम वो मुझे जैसे शोध गंगा वेबसाइट पे हम वो सर्च करते हैं तो वही है, ये शोध गंगा और शोध गंगोत्री एक ही है क्या? शोध गंगोत्री में, शोध गंगा में अगर आप डालोगे शोध गंगोत्री डालना तो आपको शोध गंगोत्री में मिलेगा। आपको उसमें आपको इन दोनों में कई जगह पे चीजें तो रखी होती है, लेकिन कुछ जगह कुछ प्लेटफॉर्म ऐसी होती है जहाँ पे जो लोग ऑलरेडी रिसर्च कर चुके हैं उनके फाइनल चीजें आपको सबमिशन होता है। कुछ जगह पे ऐसा होता है कि जहाँ पे कोई टीचर या साइंटिस्ट अपना कुछ चीजें डालते हैं, तो आप सब चीजें पढ़ोगे जिसमें आप नॉर्मली हम एडिट नहीं करते, लेकिन जब कोई स्टूडेंट डालता है तो उसमें हम एडिटिंग उसको आपका चेकिंग की जाती है। कई इसमें दूसरे काफी रूल्स होते हैं, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हो गया, कोई साइंटिस्ट हो गया, या जो हायर लेवल के जो आपका जो पर्सन होते हैं, उन लोगों के द्वारा किया गया चीजों को हम दोबारा उसमें रीवैल्यूएट नहीं करते। इसमें बहुत से नियम होते हैं, आप जाना उसमें इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेगा आपको सारा चीजें। फिर आपको मिलेगा SOS टूल, software and simulation SOS packages are useful tools for the analysis of system and solving problem by the students of science, social science, engineering, management and related discipline। तो ये सॉफ्टवेयर एंड सिमुलेशन SOS कहते हैं इसको। ये पैकेज होती है, यूजफुल टूल्स मिलते हैं उसमें। द एनालिसिस ऑफ सिस्टमेटिक एंड डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स बाय द स्टूडेंट ऑफ साइंस, जो साइंस के विद्यार्थी होते हैं या सोशल साइंस के होते हैं या इंजीनियरिंग के होते हैं, मैनेजमेंट के होते हैं, उनके जो अपना जो
रिलेटेड जो जो, जो डिसिप्लिन होते हैं उसके द्वारा, उसके लिए मेनी कमर्शियल सॉफ्टवेयर पैकेजेस आर अवेलेबल फॉर द अबव। बहुत से कमर्शियल सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल होती है, बट मेनी ऑफ दीज सॉफ्टवेयर पैकेजेस आर क्वाइट कॉस्टली एंड रिक्वायर ईयरली लाइसेंस फी फॉर अपडेट एंड मेंटेनेंस। उनमें से काफी ऐसे होते हैं जो बहुत खर्चीले होते हैं, या उसमें काफी ईयरली आपको एक सालाना आपको फी पे करने पड़ते हैं। मेनी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल which can perform similar function but are not यूजर फ्रेंडली। ऐसे बहुत से सॉफ्टवेयर है जो वही काम करता है लेकिन यूजर फ्रेंडली बहुत अच्छा सा नहीं होता, जो फ्री होते हैं लेकिन यूजर फ्रेंडली बहुत नहीं मिलते, एंड डू नॉट हैव प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। बिसाइड्स दिस, adequate manpower to teach students to use these packages are not available। कि जरूरी जो मैन पावर इत्यादि जो होते हैं और बाकी जो रिसोर्सेज होते हैं वो हमेशा अवेलेबल नहीं होते, जबकि ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा चीजें ऑलरेडी पहले से है, लेकिन इससे कुछ सीमाएं हैं, या तो बहुत खर्चीले होंगे या फिर इस तरह की चीजें हमें नहीं मिल पाते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज टू डेवलप सॉफ्टवेयर टूल्स फॉर द एनालिसिस ऑफ सिस्टम्स एंड डॉक्यूमेंटेशन एंड कंप्यूटेशन। कि इस चीज को दूर करने के लिए कोशिश की गई है। क्रिएट adequate manpower to teach students to use open source software and to develop simulation tools। तो ऐसे आपको ओ लैब अगर गूगल में सर्च करोगे तो ओ लैब मिलती है आपको, जिसमें आपको केमिस्ट्री के लैब वाला या फिजिक्स के लैब वाला सारा काम उसमें दिख जाती है सारा चीजें। इस तरह के जो आपको जो है इन सब ड्रॉबैक को कि फ्री भी हो और फ्री होने के साथ साथ यूजर यूजर फ्रेंडली भी हो, आराम से हम काम कर सके, और साथ साथ जो है जो रिसोर्सेस है वो भी अवेलेबल हो सके। द डेवलप्ड सॉफ्टवेयर वुड बी यूजर फ्रेंडली एंड प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड। उसमें डॉक्यूमेंटेशन भी प्रॉपरली हो, यूजर फ्रेंडली भी हो। सच पैकेजेस टेलर्ड टू suit द नीड्स ऑफ आवर स्टूडेंट्स विल बी। जो स्टूडेंट्स छात्र के जो नीड होती है, जो जरूरतें होती है, वो सब मिलाकर के उसको देखते हुए उसके अकॉर्डिंग पोर्टेड टू द संखत ऑफ मार्केटिंग फ्रीली अवेलेबल टू एनी स्टूडेंट, टीचर और इंस्टीट्यूशन विलिंग टू यूज देम। जो उनको इस्तेमाल करना चाहते हैं, चाहे छात्र हो चाहे अध्यापकगण हो, ये वो इस तरह के टूल्स का एसएमएस का उपयोग कर सकते हैं, या कोई भी जो इसको जानना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ आपको जितना आपको मतलब एक आइडिया मिल गया। डिटेल करना चाहोगे तो इन सबके ऊपर इतने डिटेलिंग है कि मतलब बहुत ही ज्यादा डिटेलिंग है। मैंने खाली उतना निकाला जितने के आपको सिलेबस में है और जितने से आपको आइडिया लग जाएगा। आप इसके ऊपर अगर बुक में या बाकी कंटेंट में देखने चाहोगे तो इसमें हर एक जितना भी हमने आपको पॉइंट, जैसे हमने लिखा कि अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट, इसके ऊपर आपको बहुत लंबे कंटेंट मिल जाएंगे। तो अगर आप पढ़ना चाहते हो ऐसे हर टॉपिक को वो बहुत लंबे कंटेंट मिलेंगे, तो आप उसको अपने रुचि से आप पढ़ सकते हो, बुक पर भी आपको दिया होगा। ई पीजी पाठशाला, आप ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, पीजी पाठशाला मतलब जानते हो विद्यालय जो पढ़ाई जहाँ पे अध्ययन होती है। हाई क्वालिटी करिकुलम बेस्ड इंटरैक्टिव ई कंटेंट इन 70 सब्जेक्ट्स। जब मैं उसने आपको बोल रहा था कि जिस सब्जेक्ट में जरूरत नहीं होती प्रैक्टिकल वगैरह की, उसमें हम ऐसा कर सकते हैं। गवर्नमेंट से बहुत कम कर रही है अभी, ऐसी का आप अभी पढ़ रहे हो कि हाई क्वालिटी हो आपका, फिर करिकुलम बेस्ड होती है, इंटरैक्टिव होती है, ई कंटेंट इन 70 सब्जेक्ट्स, 70 सब्जेक्ट इसमें होते हैं। ऑल डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंसेस, आर्ट्स, फाइन आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, natural and mathematical sciences, linguistics and languages developed by the subject expert working in Indian universities and other R&D institution across the country। तो ये अपने अपने क्षेत्र के जो विशेषज्ञ लोग जो भी विद्वान हैं, उनके जरिए, उनके द्वारा आपका सोशल साइंस हो गया, आर्ट्स हो गया, फाइन आर्ट्स हो गया, ह्यूमैनिटीज हो गया, नेचुरल और मैथमेटिकल साइंस हो गया, इस तरह के जितने भी है चीजें सब्जेक्ट्स है, इसके लिए बनाया जा रहा है, आपका बनाया गया ई पाठशाला। गवर्नमेंट हैज बीन डिफाइंड टू रेफर टू स्ट्रक्चर एंड
process that are designed to ensure accountability, transparency, responsiveness, rules of law, stability, equity, and inclusiveness, empowerment, and broad-based participation. मुझे ख्याल से इन सबको वर्ड सबको पता ही है। सरकार कोशिश कर रही है कि इन सब चीजों के ऊपर कि उनके अकाउंटेबिलिटी हो, ट्रांसपेरेंसी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, मतलब उत्तरदायित्व हो, रूल्स ऑफ लॉ हो, नियमों का पालन हो, स्टेबिलिटी हो, इक्विटी हो, एंड इंक्लूसिवनेस हो, एम्पावरमेंट हो, एंड ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन हो। ये सारा चीज इसमें इन्वॉल्व, ये सरकार का लक्ष्य है। गवर्नमेंट ऑल्सो रिप्रेजेंट द नॉर्म्स, values and rules of the game through which public affairs are managed in a manner that is transparent, participatory, inclusive and responsive। ये सारे गुण को गवर्नमेंट सरकार कोशिश कर रही है कि ये मिल जाए, मतलब ये हमें हासिल हो जाए। तो यहाँ देख रहे हो आप, एक डायग्राम बनाया गया है गवर्नमेंट के, गुड गवर्नमेंट्स के लिए कि क्या क्या इसका है, आपका है फॉलो अप, फॉलो रूल्स ऑफ लॉ, फिर आपका इक्विटेबिलिटी, पार्टिसिपेटरी, ये सारे जो है रिस्पॉन्सेस, अकाउंटेबिलिटी, ये सारे जो है ट्रांसपेरेंसी, आप देखते हो इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, ये सारे क्वालिटी के साथ सरकार चाहती है कि प्रेजेंट हो। ये आता है आपका ई गवर्नेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल, बहुत जगह बहुत सारी चीजें ई गवर्नमेंट में हो गया है। थ्रू टेक्नोलॉजी के जरिए द गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर रिफॉर्मिंग गवर्नमेंट थ्रू टेक्नोलॉजीज आर, कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट, मतलब सरकार के जो कामकाज है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में लाने की कोशिश किए हैं। फॉर्म सिंप्लीफिकेशन एंड field reduction, forms should be made simple and user friendly and only minimum and necessary information should be collected, कि बहुत ज्यादा लंबा चीजें ना हो। आप देखते हैं गूगल फॉर्म में हम कितना खाली लिमिटेड चीजें डालते हैं जितना जरूरी होती है, अननेसेसरी चीजें को नहीं डाल रहे। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर एंड ट्रैकिंग, ऑनलाइन एप्लीकेशंस एंड ट्रैकिंग ऑफ देयर स्टेटस शुड बी प्रोवाइडेड, कि अगर आपने कुछ एप्लीकेशन दिया तो उसका स्टेटस क्या है, कहाँ तक पहुंचा है। जैसे हम लोग अमेज़न में कुछ सामान खरीदते तो लिखा होता है ना, अभी अभी सामान यहाँ गया है, यहाँ गया है, ऐसे सारे इस तरह सारे सब आपको ट्रैक कर सकते हो। तो यहाँ भी आपका जो जब भी हम ऐसा कोई जानकारी हम अगर कुछ इस यूज करते हैं इसमें, तो हमें पूरा से ट्रैक करने का मिले कि कहाँ तक पहुंचा हमारा काम। ऑनलाइन डिपोजिटरीज, यूज ऑफ ऑनलाइन रिपोजिटरीज, एग्जाम्पल सर्टिफिकेट्स हो गया, एजुकेशनल डिग्रीज हो गए, आइडेंटिटी हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गया इत्यादि को शुड बी मैंडेटेड सो दैट citizens are not required to submit this document in physical form। इसको मान्यता भी हो जाए, अब बार बार उसको लेकर घूमना न पड़े, वो एक जगह पे मिल जाए। इंटीग्रेशन ऑफ सर्विसेज एंड प्लेटफॉर्म, integration of services and platform, example Aadhaar platform is a unique identity authority of India। एक बार पूछा भी गया था किसी एग्जाम में उसका फुल फॉर्म। तो UIDAI पेमेंट गेटवे, मोबाइल सेवा प्लेटफॉर्म, शेयरिंग ऑफ डेटा थ्रू ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस API कहते हैं इसको, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस API, and middleware such as national and state services delivery gateways। इसका आप याद रखना, NSDG या SSDG should be mandated to facilitate integrated and interpolated services, interoperable services delivered to citizens and businesses। कि सरकार ने ये भी देखे थे कि ये सारे चीज जो है, पेमेंट गेटवे हो गया या मोबाइल सेवा हो गया या डेटा का शेयरिंग हो गया, ये सारे चीजें जो है उनको मतलब जो उपयोग करेंगे वो आसानी से उसका
मतलब क्या कहते हैं उसको, मतलब बहुत इजीली लोग उसको उपयोग कर सके, कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो कि किसी को, जैसे फॉर्म है, फॉर्म में बहुत इतने सारे ऐसा कुछ ना हो कि लोगों को समझ ही ना आए क्या क्या भरना है, क्या क्या करनी है। और इतने सारी चीजें जो है आपका, एक अगर अगर आपका आधार कार्ड है तो आधार कार्ड से जो नॉलेज, जो जानकारी चाहिए होता है वो एक साथ आपका ट्रांसफर हो गया जहाँ पे जाना था। और इसके जरिए ताकि आपका कागजी कार्रवाई जो है वो कम से कम हो जाए और सेवाएं बेहतर हो, ताकि लोगों का जनजीवन का स्तर भी अच्छी हो जाए और हमारा बिजनेस का जो जितने भी लेन देन या जो कामकाज है वो जल्दी हो जाए। जैसे अगर आप सब कुछ अगर डिजिटल हो जाता है तो लोन लेना कितना आसान हो गया। अब देखो आसान हो भी गया है, बोलते हैं कि 2 मिनट में आपको लोन मिल जाती है अगर आपको सब कुछ सही है तो। ये सारे तभी हुआ ना, पहले क्या होते थे कि लंबे लंबे आपको लाइन लगते थे। अगर आपका बैंकिंग सब कुछ अपडेटेड है तो आपको लोन लेने में कितना समय लगता है, बहुत कम टाइम में मिल जाती है। इस तरह से जो है चीजें की जा रही है। हम इसके बाद हम कल करेंगे अगले क्लास में, और ऑलमोस्ट ये खत्म हो जाएगा, कल नहीं खत्म होगा, कल हम लोग लास्ट ईयर के पेपर भी करेंगे, फर्स्ट पेपर्स। थैंक यू। सर हाँ जी। सर ये जो गंगोत्री का बोला, तो सर शोध गंगा में ये चार्जेबल है? अगर हमें कुछ भी कोई पीडीएफ या कुछ कंटेंट लेना हो तो वो चार्जेबल है? क्योंकि लास्ट टाइम मेरा जो मुझे थीसिस करना था उस टाइम पे मैंने सर्च किया था, तो तब वो चार्जेबल तो उसमें था। फिर मैं देखूंगा कि चार्जेबल है कि नहीं, क्योंकि मुझे तो जहाँ तक लगता है कि हर चीज के लिए चार्जेबल नहीं होता है, कुछ चीज के लिए हो सकता है लेकिन सब चीज के लिए चार्जेबल नहीं हाँ, होता है। फिर मैं चेक करूंगा चार्जेबल अगर नहीं था आपको। ना सर। हाँ, जो चार्जेबल नहीं था उसमें स्टूडेंट आईडी और इंस्टीट्यूट नेम रिक्वायर्ड था, तो हाँ वो मे तो बी है, अगर। इसलिए है ना कि नहीं वो सच बता रहे हो। अगर आप कोई स्टूडेंट हो, अगर आप कहीं से पढ़ाई कर रहे हो तो आपके लिए फ्री होता है। लेकिन अगर बाहर से कोई देखना होता है तो कोई को उसको चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि जिन्होंने वो किया है जो उसके लिए नहीं करते। मेंटेनेंस। अच्छा, तो उसके लिए हो सकता है, लेकिन अगर कोई ऑलरेडी स्टूडेंट्स है, कहीं से कुछ कर रहा है, तो फिर उसके लिए तो फ्री है। बाकी का मुझे नहीं पता कि आम लोगों के लिए क्या है, लेकिन देखने ओके। होंगे। हाँ लेकिन सर, जो इसीलिए स्टूडेंट्स है, इन फ्यूचर अगर हमारी स्टडी कंप्लीट होगी और इन फ्यूचर में अगर शोध गंगा से कंटेंट लेना हो तो फिर ये जो रिक्वायर्ड है डिटेल्स तो वो फिर कैसे होगा? फिर आप मुझे उनका जो नया अगर कुछ रूल्स है तो मैं देख के बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी मतलब स्टूडेंट्स को सब डिटेल है मेरे पास, तो मुझे तो लगता नहीं है कहीं पे। अगर आम लोगों के लिए लगता होगा तो मैं देखूंगा उसको। ओके सर, थैंक यू।